चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे और जो कंक्लूजन करा जाए है ना, तो आप मुझे बताइए कंक्लूजन करेंगे तो आप लोग बताइए कौन सा कन्फॉर्मर्स ज्यादा स्टेबल। इक्लिप्स स्टेगर्ड स्टेगर्ड स्टेगर बोले तो उसका डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। उस स्टेगर्ड दो फॉर्म में होता है, गॉच होता है, एंटी होता है। गॉच स्टेबल, एंटी स्टेबल। एंटी स्टेबल कैसे पता चलता है? एंटी है, दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। और जब दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री होता है तो नाम क्या होता है? गॉच होता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताई गई थी। अच्छा, सबसे आसान ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मोर स्टेबल स्ट्रक्चर देखना है तो दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों का बीच का एंगल 60 डिग्री। इससे आप कोई भी कंपाउंड को देखिए उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नीट का सिलेबस में नहीं आता। मतलब कन्फॉर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसके बारे में जानना है, लेकिन अगर आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाएंगे। क्या फिर दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं? भाई थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? चलिए तो लिखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप। पूरा लास्ट तक एकदम याद करना है, शुरू से लेके जो पढ़ा गया था उसको भी रिवाइज कराया जाएगा। लेकिन अभी आज हम लोगों को ये टॉपिक खत्म कर लेना है। आज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म हो ही चुका है भाई, ये हमारा सिलेबस में है भी नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां में बताइए भाई कितने करीना है? लेकिन 3 बोलने में क्यों समय लगा? समय नहीं लगना चाहिए। बताइए कितने कार्बन है? 3। अगर 3 कार्बन में तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 6। डी कितना? 0। डी कितना? 0। अब बताओ क्या डी 1 आ चुका है क्या? अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होंगे? 8 नहीं, क्योंकि डी आ चुका है 1 तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो आंसर इज C3H6। क्या हो जाएगा बोलिए? C3H6। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा बताओ इस कार्बन को देखो और बताओ क्या कार्बन सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं क्या? अरे भाई सारे सिग्मा बॉन्ड है क्या? इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? रिस्पॉन्स करिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2। अरे भाई कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो कितने भिखारी होंगे? 2। अगर मैं बोलूं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो आंसर इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन आपने क्या करा भाई, इस करीना और इस करीना को एक कमरे में बंद कर दिया और बताओ इस एंगल कितना डिग्री हो गया भाई? 60 डिग्री। मान लो ये करीना है, दोनों को आपने कितना डिग्री एंगल में बंद कर दिया? 60 डिग्री। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एंगल कितना है बोलिए? 60। अब दोनों को दबा के एंगल कम कर दिया। बताओ ये करीना स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी? अनस्टेबल होगी। इंटरनल एंगल हो गया 60 डिग्री, मतलब उसके अंदर में एक स्ट्रेन पैदा हुआ जिसका नाम है एंगल स्ट्रेन। क्या नाम है बोलिए? एंगल स्ट्रेन। अगर मैं बोलूं भाई 4 मेंबर का साइक्लिक रिंग है, बताओ क्या ये एंगल 60 डिग्री है? आप दोनों को ओपन करा, क्या एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो बताओ 3 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है या 4 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है? 4 मेंबर का, क्योंकि इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला भाई। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम बात करें भाई 5 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है या 4 कार्बन का, तो आप बोलेंगे आंसर इज 5 कार्बन का, क्योंकि यहाँ में एंगल लगभग 100 कितनी होती है? 8 डिग्री के आसपास में होती है। और भाई होना चाहिए था एंगल कितना? 109 डिग्री, लेकिन यहाँ में एंगल देखो 90 है। फिर थोड़ा बाहर ओपन किया गया तो ये एंगल 108 के करीब आ रहा था, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा देखिए, अगर हम लोग बोले ये कितना मेंबर का रिंग है बताइए? 6 मेंबर है तो बताओ ये एंगल कितनी दिखाई दे रही है? 120 डिग्री। कितनी दिखाई दे रही है? 120 डिग्री। अगर मैं बोलूं 5 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है कि 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर इज 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है कि 7 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर इज 6 मेंबर का रिंग ज्यादा स्टेबल है। जैसे अगर मान लो आपको बांध दिया जाए भाई, थोड़ा सा ओपन करा जाए, कराते फिर आपको और रोटेट कर दिया जाए तो एंगल तो ज्यादा ना हो जाएगा भाई? होना कितना चाहिए एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन उससे ज्यादा एंगल में कर देंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? अनस्टेबल।
तो अगर आपसे कोई पूछेगा 3 मेंबर 4 मेंबर में कौन ज्यादा स्टेबल, 4, 4 5 में कौन, 5, 5 6 में कौन ज्यादा, 6, 6 7 में कौन ज्यादा स्टेबल, 6। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो साइक्लोहेक्सेन लिखा गया है, क्या लिखा है भाई, साइक्लोहेक्सेन, इसका तो बॉन्ड एंगल कितनी आ रही है बताइए, 120 डिग्री। कितनी आ रही है, 120 डिग्री। लेकिन हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। इसलिए साइक्लोहेक्सेन भाई, इसलिए साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेयर फॉर्म में क्यों, क्योंकि इस समय इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो चुका है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोलिए, चेयर। रिस्पॉन्स करिए, किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। क्या तुमको समझा, नहीं समझा? क्या लोग ऐसे बताइए, 6 मेंबर का रिंग, तो यहाँ में तो एंगल 120 डिग्री हो रही थी ना भाई, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में। क्यों चेयर में गया, क्योंकि उसको एंगल कितनी मिल रही थी, 109 डिग्री 28 मिनट मिल रही थी। इसलिए साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में, अगर मैं बोलूंगा साइक्लोहेक्सेन चेयर में क्यों गया, तो आपका आंसर इज, एंगल कितना हो गया था, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि चेयर फॉर्म कैसे बनाना है, बहुत आसान है भाई। देखिए आपको क्या करना है, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन आपको बनाना है वी शेप। क्या बनाना है, तो देखो ये वी शेप हो गया ना, जिधर बॉन्ड बड़ा है, जिधर छोटा है उसका ऊपर में बड़ा कर दो, ऐसा हो गया, चेयर फॉर्म हो गया। क्या हो गया बोलिए, चेयर फॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं? तो साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर। क्यों चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसको एंगल क्या मिल चुका है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? चेयर बनाना, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वी से बनाएंगे, एक का बड़ा, जहां में बड़ा हो रहा है। देखो चेयर फॉर्म बनाना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो वी से बनाएंगे, जिधर में ये छोटा है उसके साइड में बड़ा कर देना, ऐसे वी बना देना, तो आंसर हो जाएगा चेयर फॉर्म। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है? तो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चेयर फॉर्म में इसलिए चला गया क्योंकि उसको एंगल जितना चाहिए था वो एंगल क्या हो चुका है, तो आंसर इज 109 डिग्री हो चुका है, इसलिए वो जाके चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको ये बना के लाया हूं ताकि आपको दिखा सकूं। बताइए क्या है, साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है? अरे भाई ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है? क्या साइक्लो 6 कार्बन दिखाई दे रही है? अच्छा चेयर फॉर्म बोला जाए तो चेयर फॉर्म कौन सा फॉर्म होगा भाई? क्या ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? चेयर फॉर्म यही है। देखिए अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का? चेयर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? साइड से देखिए, क्या चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? क्या भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये है चेयर फॉर्म। समझ पा रहे हैं ना भाई, ये है चेयर फॉर्म। ये तो साइक्लोहेक्सेन है और लेकिन ये इसका कौन सा फॉर्म हो चुका है? चेयर फॉर्म। आप फ्रंट से नहीं देखिए, न्यूमन प्रोजेक्शन नहीं बनना है हमको, साइड से देखना है। साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे, क्या साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है? क्या चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए भाई, यहां में देखो क्या है, यहां में आपको 2 कार्बन दिखाई दे रही है। क्या यहां में 2 कार्बन दिखाई दे रही है? अरे चलिए ये देखो 2 कार्बन है, ठीक है, यहां में 1 कार्बन 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 है। तो देखिए ये हमारा ये कौन सा कार्बन होगा बताइए? ये फ्रंट कार्बन होगा। क्या होगा बोलिए? फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन कौन सा है? ये वाला। देखिए अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो लिखा है ना, ये वाला, ये फ्रंट कार्बन है और इधर भी फ्रंट कार्बन होगा। और बताओ ये दोनों फ्रंट कार्बन है, क्या ये नीचे वाले कार्बन से जुड़े हैं? क्या ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। तो बैक कार्बन कितना है? 2। और ये दोनों बैक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ये ऊपर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं? तो यही स्ट्रक्चर है किसका भाई? चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का ये चेयर फॉर्म है। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत आया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म हो गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। अब देखिए जो क्या होता है ना, साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती है। क्या होती है भाई? फ्लिपिंग। फ्लिपिंग बोले तो बॉन्ड रोटेट होते रहता है, फ्लिप हो जाता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। फ्लिपिंग इन साइक्लोहेक्सेन। क्या साइक्लोहेक्सेन आपको अच्छे से दिखाई दिया, नहीं दिया? दिया ना भाई। साइक्लोहेक्सेन तो यही है। देखिए एक बार और ध्यान से देखेंगे और इसका हम लोग न्यूमेन प्रोजेक्शन भी बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन। साइड से देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में दिखाई दे रहा है? चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। ये वाला लास्ट वाला आगे वाला कार्बन
इसके दो फ्रंट कार्बन है, दो बैक कार्बन है, और दोनों फ्रंट कार्बन एक नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और दोनों बैक कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अभी हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो कौन सा प्रोजेक्शन, अरे भाई साइड से देख रहा है, साइड से कौन सा प्रोजेक्शन, साइड से सॉवर्ड्स, आगे से फ्रंट से देखेंगे तो न्यूमेन, उठा के देख लेंगे तो फेसर। तुम्हें भूल गया क्या भाई, चलिए ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे इसमें फ्लिपिंग करा के देखेंगे। और देखिए सबसे पहले ये बताइए, आपको बताएगा ना ऐसे बताना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बताइए क्या हो गया, चेयर फॉर्म, क्या हो गया, चेयर फॉर्म। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये बॉन्ड फ्लिप होते रहता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन का फ्लिपिंग हुआ। जैसे देखिए सबसे पहले ये साइक्लोहेक्सेन ऐसा था ना भाई, ये ऊपर था ना, इसको फ्लिप कर दो तो क्या ऐसे बन जाएगा, क्या ये साइक्लोहेक्सेन था ना भाई। तो भाई ध्यान से देखो, क्या ये चेयर फॉर्म है क्या, क्या इसको ये वाला पार्ट को सेम रखो, ये वाला जो बॉन्ड ऊपर था उसको फ्लिप कर दो, क्या ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखो ये साइक्लोहेक्सेन था ना भाई, चेयर फॉर्म था ना, ये जो उठा है ना, ये जैसे ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन जो उठा है इसको ऐसे कर दो तो क्या ये बन जाएगा। फिर ऐसे इसको रोटेट कर देंगे, ध्यान दीजिए, इसको फिर ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, बोट फॉर्म बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये बताइए कौन सा था, ये ध्यान दीजिए, क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या नाम है इसका, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में जो बॉन्ड उठा हुआ है उसको फ्लिप कर दो, ऐसा है, फ्लिप कर देंगे तो ऐसे दिखाई देगा कि नहीं। क्या ये आधा चेयर बन गया, क्या बन गया, हाफ चेयर। फिर इसको आप जब रोटेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोट बन जाएगा। तो वही जो लिखा गया है वो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई, ये तो चेयर फॉर्म है। जब आपने इसको उठा वाला बॉन्ड को ऐसे फ्लिप कर दिया तो ये बन जाएगा ना, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, क्या बोलते हैं, हाफ चेयर। फिर आपने इसको नीचे कर दिया, क्या ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, बना, इसको बोलते हैं बोट फॉर्म, क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म। अब बोलेंगे बोट तो ऊपर होता है भाई, ऊपर बना दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोट हो गया, नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब आपने क्या करा, इधर वाला जो बॉन्ड था ना, इधर वाला, इसको फ्लिप कर दिया, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। नाम क्या हो गया, हाफ चेयर, क्या नाम हो गया, हाफ चेयर। और इसका नाम क्या है भाई, चेयर, क्या नाम है, चेयर ही है। जैसे अगर इसको और आप ऐसे फ्लिप कर देंगे तो ये बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो चेयर है भाई, चेयर बनता है, हाफ चेयर बनता है, बोर्ड बनता है, क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मान लो ये चेयर है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, क्या ये चेयर है, तुमने फ्लिप करा ऐसे बन जाएगा, फिर फ्लिप करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोर्ड बन जाएगा। अब इसने इतना ये वाला पार्ट को तुमने फ्लिप करा था, क्या ये पार्ट को फ्लिप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, और इसको भी फिर फ्लिप कर देंगे, नीचे कर देंगे तो क्या बोर्ड बन जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बोर्ड बनेगा ना। और एक बार देखो इसको और ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में। फिर चेयर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लिप फ्लिप करके हाफ चेयर में। फिर फ्लिप करेंगे तो क्या मिलेगा, बोर्ड मिलेगा। फिर फ्लिप करेंगे तो हाफ चेयर, फिर फ्लिप करेंगे तो क्या मिलेगा, चेयर, क्या मिलेगा, चेयर। तो फ्लिपिंग करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती हैं। इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आंसर इस चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, चेयर। देखो चेयर से शुरू होगा चेयर पे खत्म होगा, चेयर से शुरू होगा चेयर पे खत्म होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, सबसे कम अनस्टेबल या सबसे कम स्टेबल हाफ चेयर। मैंने कहा भाई एक बात याद रखो, चेयर से शुरू होगा चेयर पे खत्म होगा, तो चेयर आएगा बाद में आधा चेयर आएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर ज्यादा स्टेबल होगा आधा चेयर से। बोले तो हाफ चेयर से चेयर ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, इसका थोड़ा बहुत जरूरत आएगा इसलिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है भाई, ठीक है, याद तो करा दिया जाएगा क्लासरूम में, लेकिन आपको कभी कभी आ भी गया तो कर सकते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आप लिख लेना ऊपर में आउट ऑफ सिलेबस। इसको हम लोग पढ़ के नीट एग्जाम में नहीं जाना है। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब इसकी हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि क्या बात करेंगे भाई,
स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला था चेयर से शुरू होगा, चेयर पे खत्म होगा। क्या कॉपी हो चुका होगा? क्या समझ पा रहे हैं? क्या फ्लिप फ्लिप करके आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं? मतलब स्ट्रक्चर तो कितनी बन रही है? 3। क्या क्या? चेयर, हाफ चेयर, बोर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? तो देखिए, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें भाई? स्टेबिलिटी की बात करें, अरे भाई सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? चेयर फॉर्म। उसके बाद कौन सा होता है? बोट और हाफ चेयर में हाफ चेयर तो कम होता है, लेकिन एक बात आ गया, ट्विस्ट बोट सब उसके बाद स्टेबल होता है, फिर बोट होता है, फिर हाफ चेयर होता है। ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर क्या होगा? अब आपको समझ में आएगा ट्विस्ट बोट का मतलब क्या होता है। क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताओ, स्टेबल में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? चेयर। ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल? ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल होता है। क्या स्पेलिंग मैंने सही लिखा है क्या? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। क्या आप लोग देखो, जब हम लोग ट्विस्ट बोट का मतलब क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या बताओ, ये हमारा बोट स्ट्रक्चर है क्या भाई? क्या ये हमारा बोट स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, क्या इसको अगर हम लोग 1 नंबर बोलते हैं, 2 नंबर बोलते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर बोलते हैं? क्लियर है ना भाई? क्या ये कार्बन है क्या? क्या इसके पास हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे? मान लो ये हाइड्रोजन है भाई, क्या है? हाइड्रोजन। क्या ये जो बॉन्ड बना होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना होगा कि नहीं होगा? तो देखिए क्या होता है ना भाई, कि ये है बोट फॉर्म। कौन सा है? बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म में 1 नंबर और 4 नंबर के हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सामने, जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या हो जाता है? रिपल्सन। क्या हो जाता है? बोलिए, रिपल्सन। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये दोनों बॉन्ड को क्या कर देते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ताकि स्टेबिलिटी बनी रही। समझ पा रहे हैं ना? तो आपका अगर हम बात करें भाई, तो देखिए ये जो हो गया, ये हो गया ट्विस्ट बोट। क्या हो गया? ट्विस्ट बोट। क्या समझ पा रहे हैं? तो ये स्ट्रक्चर है बोट का और ये है ट्विस्ट बोट का। जैसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, बोन को रोटेट किया गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर चले गए, जिसका वजह से रिपल्सन कम हो गया। रिपल्सन कम हो गया तो आप मुझे बताइए, बोट ज्यादा स्टेबल, ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल? तो आंसर इज ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे एक ट्विस्ट बोर्ड को कैसे बनाना है? बहुत आसान है। एक तो सीधा लाइन बनाना है और एक इसको ऐसे बना देना है, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये बन जाएगा ट्विस्ट बोर्ड। क्या हो जाएगा? ट्विस्ट बोर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? पहला लाइन तो सीधी होगी भाई, दूसरी लाइन टेढ़ी होगी, और इसको ऐसे बना दीजिए और इसको ऐसे बना दीजिए, तो स्ट्रक्चर इज ट्विस्ट बोर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? तो चलिए, वही है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए? तो आंसर इज चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्विस्ट बोर्ड। फिर कौन होगा? बोट होगा। फिर क्या होगा? हाफ चेयर। ट्विस्ट बोर्ड क्यों कम? ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल हो गया बोट से, क्यों? क्योंकि 1 और 4 के हाइड्रोजन सामने सामने आ रहे थे, जिसका वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों बॉन्ड को ट्विस्ट कर दिया। इसको बोला जाता है फ्लैग बॉल रिपल्सन। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टेबिलिटी याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो साइक्लोहेक्सेन है भाई, साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे और देखेंगे। अच्छा, आप लोग का दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि चेयर फॉर्म ही क्यों ज्यादा स्टेबल है? समझ पा रहे हैं ना? चेयर फॉर्म ही क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि जो चेयर फॉर्म होता है वो एक स्टेगर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? स्टेगर्ड होता है। और इक्लिप्स और स्टेगर में कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल है। ध्यान दीजिए। क्या कॉपी हो गया भाई? क्या समझ पा रहे हैं? देखिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म का हम लोग क्या बनाने वाले हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, इस डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप एक बार कंफर्म करिए, क्या आपको ये चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है? क्या चेयर फॉर्म दिखाई दे रहा है? और इस चेयर फॉर्म में ये जो आपको दिखाई दे रही है कार्बन, वो कौन सी कार्बन है? तो आंसर इज फ्रंट कार्बन। बताइए कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। कितने फ्रंट कार्बन है? 2। कितने बैक कार्बन है? 2। और भाई कितने फ्रंट कार्बन है? 2। कितने बैक कार्बन है? 2। क्या दोनों फ्रंट कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा है क्या? क्या नीचे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? क्या दोनों बैक कार्बन ऊपर वाला कार्बन से जुड़ा है क्या? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम बोले क्या फ्रंट कार्बन को क्या बनाते हैं, तो आंसर इज डॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉट।
अरे भाई होगा ना। क्या ये बताओ दोनों, बताओ क्या यहाँ में और इसके पास क्या दो हाइड्रोजन होंगे भाई? क्या ये दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे बोलिए? हाइड्रोजन। क्या समझ पा रहे हैं? और बताइए क्या दोनों फ्रंट कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है? क्या दोनों फ्रंट कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? क्या ये स्ट्रक्चर हुआ? क्या आप समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, क्या बैक कार्बन दिखाई दे रहा है? क्या बैक कार्बन को कैसे बनाते हैं बताइए? बैक कार्बन को सर्कल, सर्कल बोले तो राउंड। अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो ये हमारा कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। क्या ये बैक कार्बन, क्या ये बताओ दोनों बैक कार्बन ऊपर वाला कार्बन से जुड़ा है क्या? तो भाई ये वाला कार्बन ऊपर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ध्यान से देखिए, क्या दो बैक कार्बन, एक कार्बन ऊपर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या ऊपर वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये कार्बन कितने और दो बॉन्ड बनाएंगे? तो ये बॉन्ड ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर हुआ। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? न्यूमैन प्रोजेक्शन का है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब मुझे बताओ स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टेगर या इक्लिप्स? आंसर इज स्टेगर्ड। दोनों का बीच का डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। आंसर इज स्टेगर्ड। क्या हो गया बताइए? स्टेगर्ड हो गया। इसलिए चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उनका कंफर्म, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्टेगर्ड वाला होता है। क्या होता है बोलिए? स्टेगर्ड वाला होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अभी रुक जाइए, कॉपी मत करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना है। क्या बताओ, क्या ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए? न्यूमैन प्रोजेक्शन है साइक्लो, सॉरी न्यूमैन प्रोजेक्शन है चेयर फॉर्म का। साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्यों करता है? आंसर इज एंगल के लिए। उसका एंगल कितना हो जाता है? 109 डिग्री हो जाता है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या जो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्या उसको फ्लिप करके बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं? पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? चेयर। दूसरा क्या बनेगा? फ्लिप करेंगे तो हाफ चेयर। फिर क्या बनेगा? बोर्ड। फिर करेंगे तो हाफ चेयर। फिर करेंगे तो क्या बनेगा? चेयर। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आंसर जल्दी जल्दी बोलिए, कौन ज्यादा स्टेबल? चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, बोर्ड, और फिर क्या हो जाएगा? हाफ चेयर। अब देखिए, जब उस चेयर फॉर्म का हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, कौन सा प्रोजेक्शन बनाएंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और वो चेयर फॉर्म में ही क्यों रह जाता है? क्योंकि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? तो आंसर इज स्टेगर्ड फॉर्म हो गया। इसलिए स्टेगर्ड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो स्टेगर्ड का होके रह गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक तो एक्सियल होता है, दूसरा इक्विटोरियल होता है। क्या होता है बोलिए? एक्सियल होता है और दूसरा क्या होता है? इक्विटोरियल होता है। तो अभी आपको नहीं कॉपी करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, पहले पूरा अच्छा समझना है फिर कॉपी करना है आप। और देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान लो यहाँ में ये चेयर फॉर्म है। क्या है भाई? चेयर फॉर्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड डिफाइन होगा, एक तो एक्सियल डिफाइन होगा और दूसरा क्या डिफाइन होगा? इक्विटोरियल। समझ पा रहे हैं? एक एक्सियल, दूसरा क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल। तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये कौन सा वाला कार्बन है? ऊपर वाला कार्बन। कौन सा कार्बन? ऊपर वाला कार्बन। ये कौन सा? नीचे वाला कार्बन। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। ये कौन सा कार्बन है? ऊपर। ये कौन सा कार्बन है? नीचे। कैसा है? ऊपर। ये कैसा होगा? नीचे। अगर एक ऊपर होगा तो दूसरा कार्बन, एक अप होगा तो दूसरा डाउन होगा, फिर अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा। क्या आंखों से भी दिखाई दे रही है? देखिए, क्या ये अप है तो क्या ये डाउन होगा? अगर ये डाउन है तो ये क्या होगा? अप। अगर ये अप है तो ये डाउन होगा। अप है, डाउन है, अप होगा, डाउन होगा। क्लियर है ना भाई? तो याद रखना, अप कार्बन का एक्सियल बॉन्ड अप होता है। कहने का मतलब है ऊपर वाला कार्बन का एक्सियल बॉन्ड ऊपर होता है, नीचे वाले कार्बन का एक्सियल बॉन्ड नीचे होता है। सिंपल सी बात है ना भाई? देखो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये बताओ कौन सा कार्बन है? अप वाला कार्बन। अप वाला कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो कैसे होगा? ऊपर। नीचे वाला कार्बन का बॉन्ड कैसे होगा? नीचे। ऊपर वाला, ये ऊपर है नीचे है? ऊपर। ऊपर वाला कार्बन का बॉन्ड कैसे होगा? ऊपर। नीचे है कि ऊपर है? नीचे। ए बोले तो एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड। बताओ ये अप है कि डाउन है? अप। अप है तो ऊपर होगा बॉन्ड, और ये बताओ डाउन है क्या? डाउन होगा तो नीचे होगा। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ऊपर है, कौन सा बॉन्ड नीचे? पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे भाई, अप वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर होगा। ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? तो आपका आंसर इज एक्सियल है। ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? एक्सियल बॉन्ड है। अब देखो इक्विटोरियल बॉन्ड कैसे होगा, फिर दोनों को एक साथ में मिलाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब आप पता कर सकते हैं कि कौन एक्सियल लिखा है, कौन इक्विटोरियल लिखा है। तुम नहीं समझा क्या? क्या एक्सियल ऊपर वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर होता है, नीचे वाला कार्बन का बॉन्ड नीचे होगा। ऊपर है तो ऊपर होगा, नीचे है तो नीचे होगा, ऊपर है तो ऊपर होगा, नीचे है तो नीचे होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप?
लेकिन जो मैंने ये बॉन्ड बनाया है कि ऊपर वाला बॉन्ड का, ऊपर वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर होगा, वो कौन सारे बॉन्ड है, कौन सारे बॉन्ड है? आंसर इज एक्सीएल। ये सारे जो मैंने बॉन्ड बनाए हैं वो कौन सा वाले बॉन्ड बनाया गया है? तो आंसर इज एक्सीएल बॉन्ड बनाया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या मैं ज्यादा स्पीड नहीं बोल रहा हूं? समझ में आ रही है, लेकिन सबको आदत हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। क्या मैंने कौन सा बॉन्ड बना दिया अभी तक? एक्सीएल। एक्सीएल बोले तो एक्सीएल मतलब ऊपर वाला का ऊपर बनेगा, नीचे वाला का नीचे बनेगा। अब इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, क्या ये ऊपर वाला कार्बन है? क्या ऊपर वाला कार्बन है? तो ऊपर वाला का बॉन्ड कैसे बनता था? ऊपर। कैसे बनता था? ऊपर। लेकिन ऊपर कौन वाला? एक्सीएल। अगर ऊपर एक्सीएल है तो नीचे इक्विटोरियल, तो ये इक्विटोरियल ऐसे होगा। ये बोले तो इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई, एक्सीएल अगर ऊपर बनेगा तो इक्विटोरियल नीचे बनेगा, अगर एक्सीएल ऊपर बनेगा तो इक्विटोरियल नीचे बनेगा, अगर एक्सीएल नीचे बनेगा तो इक्विटोरियल ऊपर बनेगा। सिंपल सी बात, इतनी ही तो चेंज करना है। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ, देखो ध्यान से, ऊपर वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर बनेगा, लेकिन ऊपर बनेगा वो कौन सा वाला बॉन्ड है? तो आंसर इज एक्सीएल। तो इक्विटोरियल कहां बनेगा? नीचे। अब बताओ, ये कौन सा वाला कार्बन है? ऊपर वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन? नीचे। नीचे वाला कार्बन का बॉन्ड कैसे बनता है? नीचे। नीचे वाला कौन सा होता है? आंसर इज एक्सीएल। इक्विटोरियल किधर होगा? ऊपर। क्या समझ पा रहे हैं? बताओ, ये नीचे वाला, ये कौन सा कार्बन है? कौन सा वाला कार्बन है? ऊपर। ऊपर बोले तो ऊपर वाला बॉन्ड का ऊपर बनता है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड बनता है? एक्सीएल। लेकिन नीचे क्या बनेगा? इक्विटोरियल। मतलब ये कौन सा वाला है? अगर ये ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो नीचे बनता था, लेकिन अब क्या बनेगा? ऊपर। ऊपर बोले तो इधर बनेगा। समझ पा रहे हैं? बताओ, ये कौन सा वाला कार्बन है? ऊपर। ऊपर बोले तो ऊपर का ऊपर बनता था, कौन सा बॉन्ड? एक्सीएल। लेकिन अब नीचे बनेगा क्या? इक्विटोरियल। ये कौन सा कार्बन है? नीचे। नीचे का नीचे बॉन्ड बनता था क्या? एक्सीएल। तो इक्विटोरियल कहां बनेगा? ऊपर। क्या ये बताओ, ये बॉन्ड एक्सीएल थे और ये कौन सा बॉन्ड है? इक्विटोरियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको, मुझे नहीं लगा कि आपको उतना अच्छे से समझ में आया। जो एक बार ध्यान दीजिए इधर, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो ऐसा लिखा है और यहां में अगर ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मान लो यहाँ पे लिखा है CH3H लिखा है। क्या लिखा है? CH3H। CH3 कहाँ में लगा है? एक्सीएल या इक्विटोरियल? एक्सीएल या इक्विटोरियल? एक्सीएल। और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया? इक्विटोरियल। तो ये कौन सा बॉन्ड हो चुका है? एक्सीएल हो चुका है। और ये कौन सा बॉन्ड हो चुका है? इक्विटोरियल बॉन्ड हो चुका है। क्या समझ पा रहे हैं? तो आप तो पता कर सकते हैं ना भाई, एक्सीएल कौन है, इक्विटोरियल कौन है? अरे भाई, पता कर सकते हैं। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर एक्सीएल पोजीशन पे लगे होते हैं तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना? सब्स्टिट्यूएंट विच आर प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन आर मोर स्टेबल। अब देखो, ये क्या बात बताई गया कि जो ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी साइड ब्रांच अगर कहां लगा हुआ है? इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है, तो वो ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। ज्यादा क्या होता है? बोलिए, स्टेबल होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अब आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। अभी मैं ये नोट भी लिखवाऊंगा कि अगर एक्सीएल पे कोई भी बॉन्ड लगा है, कोई भी साइड ब्रांच लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बात याद आ रही है? तो मैं गलती से नहीं बोल दिया। कहने का मतलब है कि अगर इक्विटोरियल पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो ज्यादा स्टेबल होता है। एक्सीएल वाला नहीं, कौन सा वाला? इक्विटोरियल। अगर सब्स्टिट्यूएंट मैंने क्या बोला था? आगे को क्या बोला था? एक्सीएल बोला था? नहीं, इक्विटोरियल वाला। एक्सीएल बोला, मुझे लग रहा है इक्विटोरियल बोला था। इक्विटोरियल बोला होगा, कुछ भी बोला होगा, नया से बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई भी साइड ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा है तो ज्यादा स्टेबल होता है। कहां पे भाई? इक्विटोरियल। जोर से बोलिए, कहां पे? इक्विटोरियल। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये वाला हाइड्रोजन है एक्सीएल वाला। कौन सा वाला? एक्सीएल। ये कौन सा वाला है? एक्सीएल। और ये कहां में है? एक्सीएल। और ये वाला हाइड्रोजन कौन सा वाला है? एक्सीएल। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन बचे हैं वो कौन से हैं? इक्विटोरियल वाले। इक्विटोरियल वाले।
ये भी क्या है, इक्वेटोरियल, और ये भी क्या है बताइए, इक्वेटोरियल, और ये भी क्या है, इक्वेटोरियल। क्या समझ पा रहे हैं? तो आप देखना स्ट्रक्चर बना के। अगर मैंने क्या बोला कि अगर आपने क्या कर दिया भाई, अगर आपने एक्सीएल पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, जैसे देखिए यहाँ पे हटा दीजिए H और कोई बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, जैसे आपने क्या लगा दिया, CH3। क्या समझ पा रहे हैं? आपने बल्कि ग्रुप एक्सीएल पे लगाया है। कहां पे लगाया है? एक्सीएल पे। आप लोग का ध्यान नहीं है भाई, बोर्ड पे देखिए, ये एक्सीएल पे लगा है बल्कि ग्रुप। और ये बताओ क्या कार्बन है? क्या क्या इसके पास CH2? क्या ये कार्बन है? क्या ये भी बल्कि ग्रुप है कि नहीं? क्या दो बल्कि ग्रुप का बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया? बल्कि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एट 60 डिग्री एंगल। ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल? कम स्टेबल होंगे। कहां होंगे? कम स्टेबल होंगे। लेकिन अगर तुमने क्या करा भाई, ध्यान दीजिए, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आपने बल्कि ग्रुप को लगा दिया, इक्वेटोरियल में लगा दिया, कहां में लगा दिया? इक्वेटोरियल। देखो ये और ये क्या अपोजिट हो गए? क्या क्या दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया? क्या तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखेंगे, अगर कोई भी साइड ब्रांच या सब्सिट्यूएंट कौन सा पोजीशन में लगा है, इक्वेटोरियल पोजीशन में लगा है, तो ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो समझ में आया क्या भाई? तो ये चेयर फॉर्म का कौन सा प्रोजेक्शन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। क्यों ये ज्यादा स्टेबल? चेयर फॉर्म ही क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो आंसर इज क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इक्लिप्स या स्टेगर्ड? तो आंसर इज स्टेगर्ड। स्टेगर्ड हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। अभी समझ पा रहे हैं ना? क्या उस स्टेगर, अगर मैं बोलूंगा चेयर फॉर्म में दो पार्ट होता है, एक तो एक्सियल बॉन्ड होता है, दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। एक एक्सियल होता है, दूसरा क्या होता है? इक्वेटोरियल। अगर साइड ब्रांच को मुझे लगाना है तो मैं कहां लगाऊंगा? एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? तो आंसर इज इक्वेटोरियल में लगाऊंगा। कॉपी करिए। कॉपी हो चुका है? तो ये कॉपी हो चुका है। मतलब चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि वो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? स्टेगर्ड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में बता दिया। अगर कोई भी हमको ग्रुप को लगाना है तो मुझे कौन सा पोजीशन में लगाना पड़ेगा? इक्वेटोरियल, ताकि वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे, रिपल्सन कम होंगे। ठीक है, आप चाहो तो भाई एक ही स्ट्रक्चर बना लेना। तो ये एक्सियल है तो इधर इक्वेटोरियल बना लेना। क्लियर है ना भाई? ये एक्सियल है तो इधर इक्वेटोरियल बना लेना। समझ पा रहे? इधर इक्वेटोरियल, इधर इक्वेटोरियल, इधर है तो नीचे इक्वेटोरियल। ये ऊपर वाला एक्सियल, नीचे वाला ई लिख देना ताकि इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो एक ही स्ट्रक्चर में आप बना सकते हैं। मैंने क्या सिखाया? ऊपर वाला कार्बन का बॉन्ड ऊपर होगा, नीचे वाला कार्बन का बॉन्ड नीचे होगा। वो कौन सा वाला बॉन्ड है? तो आंसर इज एक्सियल बॉन्ड है। अगर एक्सियल ऊपर है तो नीचे क्या होगा? इक्वेटोरियल होगा। कॉपी हो गया क्या भाई? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सियल इक्वेटोरियल आपको समझ में आ गया है तो एक नोट डाल के लिख लीजिए भाई। Subsequent are more stable. Subsequent are more stable. Subsequent are more stable. Subsequent are more stable at equatorial position. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ये लिखा गया है और ये लिखा गया है, और आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ में क्या सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? साइड ब्रांच है। बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर ये सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं? हमेशा रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ भागता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए, क्या रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब रिएक्शन आगे चली जाएगी, क्योंकि ये कंपाउंड अनस्टेबल था और ये कंपाउंड मोर स्टेबल था। तो हमेशा जब भी रिएक्शन होता है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल, बताओ रिएक्शन कहां चला जाएगा? आगे की तरफ चला जाएगा। मतलब रिएक्शन विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे चला जाएगा रिएक्शन। क्या समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, बस आपको ये समझना है कि ये यहां में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोला जाए तो रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अगर मान लो, थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैं इधर लगा दूं, थोड़ा सा ध्यान, इसी में चेंज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
चलिए भाई कॉपी हो चुका होगा, तो यहीं पे हमारा कन्फर्मेशन खत्म हो गया है। समझ पा रहे हैं? पूरा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में जो आपको याद करना है वो क्या याद करना है, मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तक कॉपी हो चुका है? थोड़ा जोर जोर से बोलना है भाई। चलिए कॉपी हो चुका है, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो कन्फॉर्मर्स दिया जाए, एक स्टेगर्ड वाला दूसरा इक्लिप्स वाला, कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल? स्टेगर्ड। तो स्टेगर्ड वाला, स्टेगर्ड कन्फॉर्मर्स इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? ये स्टेगर्ड है और ये कन्फर्म, कौन ज्यादा स्टेबल? स्टेगर्ड। स्टेगर्ड में दो फॉर्म आता है, कितने फॉर्म आते हैं? एक आता है एंटी और दूसरा आता है गॉच फॉर्म। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ एंटी और गॉच में कौन ज्यादा स्टेबल है? एंटी। एंटी बोले तो क्या हो जाएगा? एंटी बोले तो बल्की ग्रुप, क्या होता है भाई? बल्की ग्रुप कितना डिग्री एंगल में प्रेजेंट होता है? 180 डिग्री। गॉच फॉर्म बोला जाएगा तो बल्की ग्रुप कहां में प्रेजेंट होता है? 60 डिग्री एंगल में। लेकिन दोनों का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, दोनों का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन इसका 180 और इसका एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो लिखा है इफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल हो जाता है? तो गॉच फॉर्म मोर स्टेबल हो जाता है एंटी से। और बताइए कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? अगर हाइड्रोजन किस किस से जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, फोन से जुड़ा है। सिंपल से बोले तो किससे जुड़ा है? फोन। हाइड्रोजन इज अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या समझ पा रहे हैं? फिर अब मैंने आपको, ये तो पूरा सिलेबस आपको बस इतना ही याद रखना है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सी बात बोला जाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला को कितना एंगल में? 60, बल्कि ग्रुप को 180। कंपाउंड क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाई जा रही है, बताइए जो साइक्लोहेक्सेन है, क्या है भाई? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, यहां में ध्यान दीजिएगा। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्या लिखा गया है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों चेयर बनाया? क्यों चेयर फॉर्म में उसका बन गया स्ट्रक्चर? तो आंसर इज, साइक्लोहेक्सेन क्यों चेयर फॉर्म बना लिया? तो आंसर इज, अब साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बनाया, साइक्लोहेक्सेन क्यों चेयर बना के चेयर का जैसा ही रह गया, फिर फर्दर कन्वर्ट नहीं हुआ? तो आंसर इज, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इसलिए बना लिया क्योंकि उसका एंगल कितना हो रहा था? 109 डिग्री। अच्छा, चेयर फॉर्म से क्या यहां तक समझ पा रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन चेयर क्यों बनाया? तो आंसर इज, उसका बॉन्ड एंगल कितना हो चुका है? तो चेयर बनाया है तो चेयर ही क्यों रह गया? आंसर इज, स्टेगर्ड बन गया था। क्या बन गया था? स्टेगर्ड बन गया था। समझ पा रहे हैं ना? साइक्लोहेक्सेन चेयर बनाया, आंसर इज एंगल, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ भागा क्योंकि एंगल कितना आ रहा था? 109 डिग्री। और चेयर बना के चेयर ही क्यों रह गया? क्योंकि वो कौन सा फॉर्म बन रहा था? स्टेगर्ड फॉर्म, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। क्या क्लियर है ना भाई? तो हो गया खत्म, कन्फॉर्मर्स खत्म हो गया, बोले तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म खत्म हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या ये आप लोग तो पूरा कॉपी किए ही थे, किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? क्या ये आपको पढ़ना है? साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स नीट के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई अगर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी डाउट होता है कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस है भाई। तो आइए एक बार थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म बताता हूं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और दूसरा का नाम क्या है भाई? कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं? कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो मान लीजिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक कन्फर्मेशनल है, दूसरा कन्फिगरेशनल है, और कन्फर्मेशनल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म? जिसका किसका वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म राइज होता है? रोटेशन का वजह से। किसका वजह से? रोटेशन का वजह से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, एक भाई साहब थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई? थोड़ा सा बनाने की, डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ऐसे थे, भाई साहब थे और शादी में गए थे। कहां में गए थे? शादी में। तो शादी में जानते हैं गाना वाना बजता है कि नहीं? तो देखिए, ये शादी में गए थे भाई, और शादी में जैसे ही गाना बजा, ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए।
तो अब बताइए कौन सा आइसोमरिज्म बन गया? कन्फर्मेशन। मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनका रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो जब कोई भी बॉन्ड का रोटेशन होता है और एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है तो आंसर इज कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो ये दोनों का आपस में क्या कहलाएंगे? कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या समझ पा रहे हैं? मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी कभी हाथ इधर कर दूं, कभी इधर कर दूं, कभी आगे कर दूं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मेरे कन्फर्मर्स हो जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। कोई कोई क्या होता है कि शादी में कोई कोई क्या होता है, दबंग होता है। ये डांस कर रहे थे, किसी ने बोला डांस नहीं करना है, तो सुन ही नहीं रहे थे, तो उसने क्या करा, उनका जो पैर था ना भाई, पैर उसको उल्टा करके लगा दिया, तोड़ दिया पैर और उल्टा लगा दिया। देखिए ये पैर था। समझ पा रहे हैं ना? तो नाम क्या हो जाएगा? कन्फिग्रेशन। इनका कन्फिग्रेशन ही चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो कन्फिग्रेशन बोला जाए तो क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ना है और उल्टा लगा देना है, तो क्या बन जाता है? कन्फिग्रेशनल आइसोमर। क्या समझ पा रहे हैं? मान लो किसी का माथा उखाड़िए, उल्टा लगा दीजिए, तो उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्फिग्रेशनल आइसोमर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बोला जाए कन्फिग्रेशन आइसोमरिज्म दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? जीआई ओआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसके जगह में कोई दूसरा ग्रुप लगा दीजिए। क्या समझ पा रहे हैं? तो नाम हो जाता है कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। कन्फिग्रेशनल कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो। क्या नाम होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या नाम होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और दूसरा नाम क्या होता है भाई? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? जीआई। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे? ओआई। चलिए कॉपी हो चुका है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब एराइज होता है। अरे भाई देखिए, आप लोग बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये कैसा बॉन्ड है बताइए? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बोले तो सिंगल बॉन्ड। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या इसमें फ्री रोटेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, इसमें फ्री रोटेशन होता है। और इस रोटेशन का वजह से इसके बहुत सारे क्या बन सकते हैं? कन्फर्मर्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कन्फर्मर्स बन सकते हैं। बताओ दोनों का बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये कौन सा डिग्री? नहीं 60 नहीं, 60 बोले तो ऐसा। मान लो 10 डिग्री रोटेट करा, कौन डिग्री? क्या एक नया स्ट्रक्चर बना? क्या जो नया स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या है? कन्फर्मर्स। मान लो ये कन्फर्मर्स बना, इस कन्फर्मर्स का नाम क्या है? स्क्यू है। मैं बोला था ना भाई, 0 और 60 का तो नाम होता है ना। फिर 0 और 60 के बीच में जितना भी एंगल में रोटेट करो उसको स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो बताओ, ये इक्लिप्स है स्टेगर्ड है? इक्लिप्स से स्टेगर्ड है। आंसर इज इक्लिप्स है। मान लो 60 डिग्री में रोटेट कर दा, कौन सा स्ट्रक्चर बना? स्टेगर्ड। अब मैंने 10 डिग्री में रोटेट करा, कौन सा फॉर्म? स्क्यू फॉर्म। क्या हो जाएगा? 20 डिग्री रोटेट करा, कौन सा? स्क्यू फॉर्म। 30 डिग्री रोटेट करा, स्क्यू फॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर 0 डिग्री है तो इक्लिप्स होगा, 60 डिग्री होगा तो स्टेगर्ड होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? लेकिन उसके बीच में कोई एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं तो सबको क्या बोलेंगे? स्क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मेरा कहने का ये मतलब है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है भाई? फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है बोलिए? फ्री रोटेशन होता है। और फ्री रोटेशन का वजह से क्या बन जाता है? कन्फर्मर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कन्फर्मर्स बन जाता है। क्या समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। अब यहां में देखेंगे आप लोग, क्या आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया है? डबल। क्या ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रही है? देखिए क्या डबल बॉन्ड है? क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है? क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? क्या देख टूट भी गया। तो कहने का ये मतलब है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड शो करता है जिसमें लैक ऑफ रोटेशन होता है। जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा वो हमारा क्या शो करने वाला है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने वाला है। तो बताओ, क्या ये जब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो, तो क्या इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है? अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ये कंपाउंड क्या शो कर सकता है? जीआई। क्या शो कर सकता है? जीआई शो कर सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या लिखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लिखिए दोज
those isomers which is arise due to lack of free rotation, those isomers which is arises due to lack of free rotation is known as geometrical isomerism. क्या समझ पा रहे हैं? कहानी का ये मतलब है, ध्यान से देखिए भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है नहीं है, उसके लिए आपको चेक कर क्या करना पड़ेगा, रोटेशन अवेलेबल होगा तो क्या नहीं शो करेगा, जीआई। जिसमें रोटेशन अवेलेबल नहीं है, जिसमें रोटेशन एब्सेंट है, वो क्या होगा बताओ, वो कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। क्या शो करेगा, जीआई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताओ यहां में ध्यान दीजिएगा, क्या ये बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, फ्री रोटेशन। जिसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट होता है वो कंपाउंड क्या शो करता है, जीआई शो करता है। बताओ ये इसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब बताइए एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। तो ये देखो डबल बॉन्ड है तो इसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है, तो मतलब ये कंपाउंड क्या शो कर सकता है, जीआई शो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको बताना है, बताओ इसमें रोटेशन, फ्री रोटेशन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अब बताइए क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। अरे भाई प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो आप बताएंगे क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, आप लोग ऐसे बता रहे हैं कि एब्सेंट होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं, ध्यान दीजिए। क्या भाई ये देखो, क्या ये 3 कार्बन का रिंग है, क्या आंखों से देखिए, दिखाई दे रहा है ना, क्या ये कार्बन कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या इसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो आंसर इज एब्सेंट है। अगर एब्सेंट होगा तो क्या ये जीआई शो कर सकता है, कर सकता है भाई। जिसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट होते हैं वो जीआई शो कर सकता है। तो बताओ इसमें फ्री रोटेशन, तुमने क्या करा, 4 करीना को कमरे में बंद कर दिया, बताइए एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट है। क्या इसमें सब में क्या है भाई, सब में क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन क्या है, एब्सेंट है। अगर फ्री रोटेशन एब्सेंट होगा तो कंपाउंड जीआई शो कर सकता है। अरे भाई जरूरी नहीं है कि जिसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है वो शो करेगा ही करेगा, उसके लिए भी कंडीशन है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, आपको पहला कंडीशन तो ये देखना है कि क्या इसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है। पहला कंडीशन तो यही है कि फ्री रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां तक समझ पा रहे हैं कि किसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है, किसमें फ्री रोटेशन प्रेजेंट है। आप मुझे बताइए, अगर मान लो ऐसा लिखा है, बताओ फ्री रोटेशन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, क्या रोटेट किया जा सकता है, क्या नहीं, क्या रोटेट किया जा सकता है, क्या नहीं, क्या रोटेट किया जा सकता है, क्या नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये सब में क्या है, फ्री रोटेशन एब्सेंट है। फ्री रोटेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अभी को भी नहीं करना है, पहले आज हम लोगों को यही सीखना है कि कौन सा कंपाउंड में जीआई होगा और कौन सा कंपाउंड में जीआई नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए अब बताइए, यहां में फ्री रोटेशन एब्सेंट या प्रेजेंट। अच्छा मान लो यहां में लिखा है सलमान, लिखा है सलमान, यहां में क्या लिखा जाए, कैटरीना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए क्या इसमें फ्री रोटेशन एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो आंसर इज एब्सेंट है। तो देखो अगर डिफरेंट ग्रुप से, दूसरा कंडीशन ये होता है कि डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच होना चाहिए। 2 अलग अलग ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड जीआई शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? जीआई शो कर सकता है। और बताओ ये कार्बन को देखो, पहले आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या फ्री रोटेशन एब्सेंट है? क्या बताओ ये कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, सेम ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। और इस कार्बन को भी चेक करिए, सेम ग्रुप है या डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है। तुम चारों को नहीं देखना है भाई ये कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए, इस कार्बन पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपाउंड जीआई शो करेगा। अरे भाई समझे नहीं समझे? अच्छा मान लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लो आपने ऐसे लिखा, यहाँ में सलमान लिखा, यहाँ में कैटरीना लिखा, यहाँ में कैटरीना लिखा, यहाँ में कैटरीना लिखा, और आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आंसर इज, ध्यान दीजिए, पहले तो क्या चेक करेंगे, फ्री रोटेशन। बताओ फ्री रोटेशन है या एब्सेंट है?
रिस्पॉन्स ग्रुप है या absent है? absent है। क्या ये कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है क्या? हाँ डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम हो चुका है, इसलिए इसमें जीआई शो नहीं करेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा देखिए, अगर मान लो यहां में लिखा है, यहां में क्या लिखा है भाई? देखिए आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, समझ पा रहे हैं ना? अब यहां में देखिए क्या लिखा है, रणबीर कपूर और सलमान खान, समझ पा रहे हैं भाई? बताओ जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो आंसर क्या होगा भाई? देखिए ये इंसान है, ये भी इंसान है, सेम सेम इंसान है, तो इसका मतलब नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? तुमने सोचा यहाँ में तो आलिया भट्ट थी, यहाँ में रणबीर कपूर था, एक प्लस एक माइनस, यहाँ में तो ऐसा नहीं है, दोनों मेल मेल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, कंपाउंड है ये, ठीक है? आइए ध्यान से सुनेंगे। बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? फ्री रोटेशन, प्रेजेंट अब्सेंट, प्रेजेंट अब्सेंट अब्सेंट। बताओ क्या ये दोनों सेम, दोनों ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है? दोनों ग्रुप सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट। क्या इस कार्बन पे बताओ दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तो ये कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई शो करेगा। तीसरी कंडीशन देखिए, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसी में जीआई प्रेजेंट होता है। क्या समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना, पहला कि वो चारों जो बॉन्ड है ना भाई, वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। कहां में लाई करने चाहिए? सेम प्लेन में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो यहाँ में लिखा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ में, आप लोग बताइए, यहाँ में मैंने लिखा सलमान, यहाँ में लिखा कैटरीना, और यहाँ में देखिए, यहाँ में मैंने लिखा शाहरुख खान, ठीक है, और यहाँ में मैंने लिखा आलिया भट्ट, ठीक है भाई? अब मान लो आपको देखना है, पहले चारों कंडीशन, तीन कंडीशन होती है, उसको आपको चेक करना है ना। अगर कोई भी कंपाउंड में तीनों कंडीशन प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या शो करता है? जीआई। अगर एक भी गलत हुआ तो जीआई शो नहीं करेगा। पहला देखो, फ्री रोटेशन अब्सेंट है या प्रेजेंट है? तो आंसर इज अब्सेंट है। पहली बात, क्या बताइए, ये कार्बन पे क्या ये दो डिफरेंट ग्रुप लगा है क्या? क्या इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप लगा है क्या? क्या ये भी बात सही है? क्या ये दोनों डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे लगा है? दो डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे लगा है, और इसमें फ्री रोटेशन अब्सेंट है। हाँ मुझे बताइए, क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम प्लेन में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करने का मतलब है, बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, आंसर इज sp2, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर मतलब ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड सेम सेम प्लेन में होंगे। कहां में होंगे? सेम सेम प्लेन में होंगे। अगर वो सेम सेम प्लेन में है तो ये क्या शो करेगा? ये जीआई शो करेगा। क्या शो करेगा बोलिए? जीआई शो करेगा। तो जीआई का तीन कंडीशन बताइए। सबसे पहले फ्री रोटेशन अब्सेंट, डिफरेंट टू डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम और दे आर लाइज इन ए सेम प्लेन। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रेजेंट होता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो मैं कुछ लिख रहा हूं और आपको बताना है, अभी कॉपी मत करो भाई, ध्यान दीजिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करानी है और आपको बताना है कि इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि शो करेगा कि नहीं, उसके बाद मैं कंडीशन लिखाऊंगा, वहां से कॉपी करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा बीके मतलब बीके कौशल, और ठीक है सब ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो यहां में लिखा है, आपको बताना है कि शो करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैंने इतना सारा ग्रुप लिखा और आपको देख के बताना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा। पहला चेक करेंगे, सबसे पहले बताइए, क्या फ्री रोटेशन अब्सेंट? फ्री रोटेशन अब्सेंट।
क्या बताओ, ये दोनों कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन से दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 मतलब दोनों सेम प्लेन में है कि नहीं है। अब बताओ, क्या ये दोनों डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे हैं? अलग अलग ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा है, अलग अलग ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे? आंसर इज यस, करेंगे। बताओ ये करेंगे कि नहीं करेंगे? तो तुम सोच रहा होगा भाई दो डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे, क्या बताओ यहाँ में पहला फ्री रोटेशन अब्सेंट या प्रेजेंट? क्या हो गया आप लोग का आवाज का? फ्री रोटेशन अब्सेंट या प्रेजेंट? अब्सेंट। बताओ यहाँ में क्या ये दो डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा है क्या? क्या यहाँ में नाइट्रोजन में एक ही ग्रुप है क्या? क्या तुम्हारा आंसर सेम शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब आप मुझे बताइए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? आंसर इज 5। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, तो उसके पास एक लोन पेयर होगा जो लिखा नहीं होता है, आपको खुद देखना पड़ता है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या देखा आपने? अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास क्या होगा? एक लोन पेयर, और इस लोन पेयर को भी आप एक अलग ग्रुप काउंट करेंगे, तो बताओ 2 डिफरेंट ग्रुप क्या सेम पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? इसलिए ये शो करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 दोनों किसमें है? सेम प्लेन में। किसमें है? सेम प्लेन में। क्या बताओ, समझ में आ रहा है सबको लास्ट में? अब आइए ध्यान दीजिएगा, देखो भाई ध्यान से सुनेंगे। क्या बताओ, ये कार्बन से 2 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है क्या? क्या इसमें फ्री रोटेशन है क्या? नहीं। लेकिन जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, क्या कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड, तो उसके पास 2 लोन पेयर होगा। कितना लोन पेयर? 2। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आंसर इज 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और बताओ इतनी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो चुके हैं? 2। कितना बचा? 4। 4 बोले तो कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। समझ पा रहे ना? मैंने बोला था 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए इससे। ऑक्सीजन से 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, लेकिन सेम लोन पेयर सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो बताओ शो करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसको चेक करके बताइए, करेगा नहीं करेगा? क्या जीआई पॉसिबल है नहीं है? क्या तुम लोग थक गया क्या भाई? देखो, क्या ये सेम सेम ग्रुप, ध्यान दीजिए, क्या सेम सेम ग्रुप सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ है? क्या शो करेगा? नहीं करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर बताइए, क्या बताओ डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से है, क्या रोटेशन पॉसिबल है? नहीं, रोटेशन अब्सेंट है। डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ में तो एक ही ग्रुप है क्या? और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना चुका है? 3 बॉन्ड। आंखों से देखिए भाई, कितना बॉन्ड बना चुका है? 3 बॉन्ड। जब वो 2 बॉन्ड बनाता था तो 2 लोन पेयर था, लेकिन उसने एक और बॉन्ड बना लिया है, एक लोन पेयर खत्म हो गया। कितने लोन पेयर बचेंगे? एक बचेंगे। एक बचेंगे। बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से डिफरेंट ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, रोटेशन भी एब्सेंट है, सारे किसमें है? एक प्लेन में है, तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। आपको तो अभी डिफिनीशन भी नहीं लिखाया गया। क्या समझ पा रहे हैं? केवल अभी आपको समझना है। बताओ ये करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज करेगा। और बताइए इसको, क्या बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? 3 बनाता है, तो क्या इसके पास एक लोन पेयर होता है क्या? इधर भी लोन पेयर होगा। डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, फ्री रोटेशन अब्सेंट है, तो ये क्या शो करने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहली बात तो ये होती है कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे आपको चेक करना होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये शो करेगा क्या? पहले बताओ रोटेशन प्रेजेंट है अब्सेंट है? रोटेशन प्रेजेंट है अब्सेंट है? अब्सेंट है। क्या उसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा होना चाहिए क्या? अब बताइए कार्बन इस जन्म में कितना बॉन्ड बर्दाश्त कर सकती है? 4। कितना बॉन्ड बना चुका है? 4। क्या इस पे कोई और ग्रुप लग सकता है क्या? तो ये तो शो करेगा ही नहीं। अरे भाई 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए ना, और ये 2 डिफरेंट ग्रुप तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। क्या समझ पा रहे हैं? तो बताइए एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन पे तो सिर्फ एक ही ग्रुप लगेगा ना भाई, दूसरा ग्रुप तो लग ही नहीं सकता। क्या मैं दूसरा पॉइंट तो यही बताया था ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए रोटेशन अब्सेंट होना चाहिए और 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच विद सेम कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पे या नाइट्रोजन एटम पे या ऑक्सीजन एटम पे
दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही ग्रुप लगेगा, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। आंसर इज नहीं होगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है, बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। रोटेशन प्रेजेंट है एब्सेंट है? आंसर इज प्रेजेंट है एब्सेंट है? रोटेशन प्रेजेंट है एब्सेंट है? एब्सेंट है। क्या बताइए, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसका किसका? sp2। अच्छा बताइए, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि सेम सेम था। क्या था बोलिए? सेम सेम था। तो अब इसको आप डिफरेंट कर लीजिए। क्या इसके पहले वाला तो शो नहीं करेगा? क्या इतना आपको पता है? क्या ये भी शो नहीं करेगा? अब मैंने इसको डिफरेंट कर दिया भाई, समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि यहाँ में दोनों ग्रुप, यहाँ में दोनों ग्रुप सेम हो। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट होना चाहिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ। क्लियर है ना भाई? ये हमें सीएल भी चलेगा, तुम लोगों का कंफ्यूजन दूर करा जाए। क्या सीएल शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा भी हम लोग सोचेंगे, करेगा नहीं, एक करेगा एक नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले बताइए, पहला हम लोग तीनों कंडीशन को चेक करेंगे। फ्री रोटेशन, जोर से बोले, फ्री रोटेशन, एब्सेंट। क्या ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसे आपको देख के लग रहा है कि ये प्लेनर होगा। क्या लग रहा है? प्लेनर होगा, लेकिन ये प्लेनर होता नहीं है। मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें फ्री रोटेशन भी एब्सेंट है और क्या ही है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपका हिसाब से इसका आंसर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, तो आपका हिसाब से s करेगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। अब आंसर क्यों नहीं करते हैं, अब ध्यान देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई? इधर आइए, अब यहाँ पे अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जैसे यहाँ में लिखा गया था ऐसे, इसमें पाई बॉन्ड है ना, लगातार पाई बॉन्ड आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक ट्रिक है, आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब लगातार पाई बॉन्ड आए तो एक पाई बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है। एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं ना पाई बॉन्ड कैसे बनता है? बताइए। साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ये साइड ये साइड। अब अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा भाई? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन आपको इतना तो मालूम होगा कि पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है और सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बोलिए। बनता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, अगर मान लो भाई 3 कार्बन लिखा है, कितना कार्बन? 3। आंसर 3 कार्बन लिखा है, तो मान लो इसका कार्बन कौन सा ब्लॉक से है भाई? पी। कार्बन का ब्लॉक पी ब्लॉक है, एटॉमिक नंबर इज 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो ठीक है, तुम लोग टेंशन में आ जाते हो भाई, मुझे डर लगता है। 1s2 2s2 2p2 होता है कि नहीं होता है? क्या बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक का हो गया? पी। पी ब्लॉक कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। आंसर इज px py pz। क्या होते हैं बोलिए? px py pz। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये मान लो ये ऑर्बिटल है, ऐसे है ना भाई? क्या मान लो यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन और इसी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये y वाले आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करा। क्या ये देखो, ये वाला पाई बॉन्ड क्यों मैं समझा रहा हूं ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भाई? बोलिए। पाई बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो मान लो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि हर कार्बन के पास 3 प्रकार के ऑर्बिटल होगा, px py pz। क्या होगा बोलिए? px py pz। अब मान लो ये y वाला था, कौन सा वाला था? क्या इसका z बाकी होगा? क्या जेड में एक इलेक्ट्रॉन होंगे? अब नेक्स्ट वाला कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड बनाने में? जेड। अरे भाई सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना। जैसे देखो, ये पाई बॉन्ड बना, पहला पाई बॉन्ड बना, ये px का ओवरलैपिंग से बना, लेकिन दूसरा जो पाई बॉन्ड बना वो pz का ओवरलैपिंग से बना। तो एक अच्छा बताओ, y और z आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब यह है कि एक बॉन्ड अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा बॉन्ड वर्टिकल पाई बॉन्ड होगा। नहीं समझे? अरे भाई नहीं समझे क्या? जैसे देखो, पाई बॉन्ड जो बन रही है, आंखों से देखिए भाई, इधर देखिए, ये 3 बॉन्ड है ना, यहां में भी पाई बना, यहां में भी पाई बना। क्लियर है ना भाई? तो जैसे मान लो भाई, पाई बॉन्ड का मतलब होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए,
जैसे अगर हम बात करें, देखिए मान लो ये पी ऑर्बिटल है ना भाई, अगर मान लो ये पी ऑर्बिटल है, अब अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो, ये इसके साथ ओवरलैप करे, ऐसे टाइप की ओवरलैपिंग हो, समझ पा रहे हैं ना, साइड वाइज, तो ना आंसर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब एक्स जैसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, ऐसी टाइप की ओवरलैपिंग हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड। तो थोड़ा सा सोचिए भाई, कि अगर मान लो ऐसा लिखा है, जैसे मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आइए ध्यान दीजिएगा। जैसे इधर देखिए, मान लो ये कार्बन है और इसमें दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई बॉन्ड इधर बन रहा है और ये कार्बन का पाई बॉन्ड एक और इधर बना रहा है ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये लिखा गया है पी वाई, क्या लिखा गया है, पी वाई, और ये क्या हो जाएगा, पी वाई, समझ पा रहे हैं ना। फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो पीजेड होंगे, क्या होंगे भाई, पीजेड। इसके पास भी देखो, इसके पास भी पीएक्स है और ये पीजेड है, क्या है बोलिए, पीजेड है और ये पीवाई है, समझ पा रहे हैं। इसके पास भी दो होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो मान लो ये कार्बन ने अपना पीवाई का इलेक्ट्रॉन इसका पीवाई के साथ ओवरलैपिंग कर लिया, और जब ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ में एक बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कौन सा होगा, आंसर इज पाई बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, पाई। अब बताइए, क्या ये कार्बन का एक बॉन्ड तो बन चुका है ना, लेकिन अब बताओ ये कार्बन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो किस में है, आंसर इज जेड में है। तो जेड में इसका जेड और इस कार्बन का जेड वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं समझे, क्या समझाएंगे आप। तो बताओ, एक पाई बॉन्ड पीवाई पीवाई ओवरलैप से बन रहा है तो दूसरा पीजेड पीजेड से बन रहा है, और वाई और जेड आपस में कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड, अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, ठीक है। तो भाई अब याद हो गया कि एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसे करेंगे, क्लियर है ना। अब बताइए, अगर ये पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, तो ये कैसा होगा। तो आप मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, क्या कभी सेम प्लेन में लाई करेंगे, नहीं। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, नहीं। शो करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये सेम प्लेन में ला ही नहीं कर रहा है, लाई नहीं करेगा तो शो नहीं करेगा। समझे नहीं समझे भाई, क्या रिस्पॉन्स समझ में आया नहीं आया। तो आप मुझे बताओ, ये पाई बॉन्ड कैसा है होगा, कैसा होगा, तुम्हारा मर्जी, तुम हॉरिजॉन्टल पहले मान सकते हो, वर्टिकल मान सकते हो, कैसे मानेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसा होगा, वर्टिकल, फिर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। जिस कार्बन से दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या वो डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन से जुड़ा है क्या, क्या डिफरेंट कार्बन सेम ग्रुप से जुड़ा है क्या, क्या दोनों हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है क्या। तो बताओ, ये सब कुछ सेम हो चुका है, क्या ये शो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो आंसर इज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नहीं समझ में आया, एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए भाई। अगर मान लो ऐसे रैंडम लिखा है और तुमको चेक करना है कि शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं, बताइए। और इस कार्बन को ध्यान दीजिए और आपसे पूछा जाएगा, बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे आसान तरीका, जब लगातार सिग्मा, लगातार पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को क्या मानेंगे, और भाई क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। अगर एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होगा, फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, फिर क्या होगा, वर्टिकल, फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। क्या ये कार्बन कार्बन सेम प्लेन में आ गया, क्या इससे दो डिफरेंट ग्रुप लगा है, क्या इससे भी टू डिफरेंट ग्रुप लगा है, तो शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तुम सोचा कि नहीं मैं हॉरिजॉन्टल पहले क्यों मानूंगा, अरे भाई तुम पहले वर्टिकल मानो, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा, वर्टिकल, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा, वर्टिकल। क्या ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में हो गए, क्या हो गए, तो क्या वो शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, जब बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जब बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, उस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे चेक कर सकते। समझ में आ रहा है क्या, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ऐसे चेक करना बहुत आसान है ना भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। अगर रिंग हो जाए, क्या हो जाए, रिंग हो जाए, तो रिंग में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पहले मैं पढ़ा देता हूं फिर आपको लिखाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, तुम समझा नहीं समझा, समझा। अब एक रिएजेंट याद करेंगे, क्या याद करेंगे, रिएजेंट, फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। क्या हमने कितना रिएजेंट याद कराया था, बताओ। HI रेड फास्फोरस का नारा क्या था, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा। अभी मैं आपको रिएक्शन कराते हुए, रिएक्शन कैसे कैसे होगा वो आपको डायरेक्टली बताना है कि इससे अगर HI रेड फास्फोरस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या समझ पा रहे हैं।
अब देखिए जो थर्ड रिएजेंट याद कराता हूं, कौन सा रिएजेंट? थर्ड रिएजेंट याद रखिएगा। जो थर्ड रिएजेंट है उसका नाम है LiAlH4। क्या नाम है? LiAlH4। नाम बोले तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नाम क्या हो जाएगा बोलिए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराएगा, रिडक्शन कराएगा? रिडक्शन, क्योंकि हम जो रिएजेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा रिएजेंट है? रिडक्शन वाला रिएजेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा अब देखिए दो टाइप के पाई बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप के पाई बॉन्ड? एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। एक अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए भाई। एक होता है पोलर, दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर। किसको पोलर बोला जाएगा, किसको नॉन पोलर बोला जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेम सेम वही देखिए, जिसका ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन। फिर किसकी होती है? नाइट्रोजन। अगर टू डिफरेंट एलिमेंट है या दो डिफरेंट एटम है तो उसकी ईएन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी तो उसको बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा ध्यान दो। अब मुझे बताओ सीसी लिखा है, क्या लिखा है? बताओ इन दोनों का ईएन सेम है डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है? सेम, क्योंकि कार्बन है कार्बन है, दोनों का ईएन क्या है? सेम है। अगर दोनों एटम का ईएन सेम हो जाए इसको पोलर बोला जाएगा कि नॉन पोलर बोला जाएगा? आंसर इज नॉन पोलर, क्योंकि पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो इसका नाम हो जाएगा नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। यानी जो पाई बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है? आंसर इज नॉन पोलर। तुम समझ पा रहे क्या? नॉन पोलर बोले तो सेम सेम ईएन के बीच में, अगर दो एटम जिसका ईएन सेम है, ईएन सेम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्या समझ पा रहे हैं? क्या दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का ईएन सेम हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है? डिफरेंट हो चुका है। और भाई दोनों का ईएन बोला जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे भाई, एक बार बोर्ड पे देखेंगे। कार्बन ऑक्सीजन का ईएन सेम है कि डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये पाई बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? पोलर पाई बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा? पोलर पाई बॉन्ड। क्या आपको समझ पा रहे हैं? क्या आपने क्या समझा? पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है कि पोलर है नॉन पोलर है। चलिए बताइए, अगर मान लो लिखा है एन डबल बॉन्ड है, पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। ओ डबल बॉन्ड हो, पोलर है नॉन पोलर है? सी ट्रिपल बॉन्ड है, पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। अरे भाई कार्बन नाइट्रोजन हो चुका है ना, डिफरेंट हो गया है, तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर होगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं भाई? भाई ध्यान दीजिए, जब आपको पोलर और नॉन पोलर समझ में आएगा तभी ये रिएजेंट के बारे में भी आपको अच्छे से याद आएगा। ये रिएजेंट क्या काम करता है? पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। क्या समझ पा रहे हैं? ये क्या काम करते हैं बोलिए? पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर समझ पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है या नहीं है? अगर मान लो, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लो लिखा है, बताओ पोलर पाई बॉन्ड या नॉन पोलर पाई बॉन्ड? पोलर है नॉन पोलर है? अब बताइए पोलर है नॉन पोलर है? थोड़ा तेज से बोलेंगे, थोड़ा आपका एनर्जी मेरा एनर्जी डिसाइड करता है, तो अगर आप शांत हो जाएंगे तो हम भी शांत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा तेज से बोलेंगे। बताओ इसका नाम क्या है? एसिड हैलाइड। क्या नाम है? एसिड हैलाइड। पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड? ये बताइए पोलर पाई या नॉन पोलर? ये बताइए पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है या नॉन पोलर है? बताइए पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है या नॉन पोलर है? कुछ भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। पोलर या नॉन पोलर पाई बॉन्ड कब होगा? मैं बोल रहा हूं पोलर या नॉन पोलर पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बताइए पोलर या नॉन पोलर भाई? पोलर पाई बॉन्ड। क्या समझ पा रहे होंगे? ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। समझ पा रहे होंगे यहां तक? ठीक है, बताइए पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। पोलर है या नॉन पोलर है? जल्दी से बताइए। पोलर पाई बॉन्ड है। या बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? आंसर इज पोलर है। क्या समझ पा रहे हैं? तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, पोलर है नॉन पोलर है वो आपको याद हो गया ना कि पोलर है कि नॉन पोलर है? बोलिए, क्या दोनों सच में याद कर लिया है? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या काम करता है भाई? ये जो काम करता है, ये जो बॉन्ड लिखा गया है वो पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ पोलर बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। किसको करेगा? पोलर बॉन्ड को। अभी ये इसका तरीका है, ध्यान दीजिएगा। किस किस को रिड्यूस करेगा? पोलर बॉन्ड को। कौन सा को? पोलर बॉन्ड को। क्या एल्कीन पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है नॉन पोलर है?
मजा नहीं आया। पोलर है नॉन पोलर है? नॉन पोलर। तो क्या LiLH4 एल्कीन को कुछ कर पाएगा? नहीं। एल्काइन को कुछ कर पाएगा? नहीं। क्या C डबल O डबल बॉन्ड O को कुछ कर पाएगा? नहीं। क्या C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा? कर देगा। क्या समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अगर मान लो अगर ऑक्सीजन होगा, क्या होगा भाई? ऑक्सीजन। क्या बोले? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अल्कोहल बना देगा। ऑक्सीजन होगा तो क्या बना देगा? अल्कोहल। कौन बना देगा? LiLH4। क्या बना देगा? अल्कोहल। ध्यान दीजिए, अगर मान लो भाई अगर ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन को अमाइन बना देगा। क्या बना देगा? अमाइन बना देगा। क्या समझ पा रहे हैं? कौन बना देगा भाई? ये रिएजेंट बना देगा। अगर आप समझ पा रहे हैं ना, अगर मान लो नाइट्रोजन है, जैसे CN है, और इसकी रिएक्शन LiLH4 से कराएंगे तो ये जो नाइट्रोजन दिखाई दे रही है वो नाइट्रोजन अब नहीं रहेगा, NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। और नाइट्रोजन होगा तो क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ में है तो उसको भी वो क्या बना देगा? अमाइन बना देगा। क्या बना देगा? अमाइन बना देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी लास्ट में सारा हमारा रिएक्शन भी याद हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे। LiLH4 क्या काम करता है? पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? लेकिन वो सिर्फ दो को रिड्यूस नहीं करता। वो कौन कौन सा है? एल्कीन और एल्काइन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौन नहीं बिगाड़ सकता भाई? LiALH4, क्योंकि वो सेम सेम हो गया, वो नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो गया। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कौन नहीं करता है? तो आंसर इज LiALH4 कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? क्या तुम समझाई क्या? क्या एल्कीन एल्काइन को कौन रिड्यूस कर सकता है? अरे भाई HI फास्फोरस, रेड फास्फोरस HI। क्या बोला गया था ना, जो हमसे टकराएगा एल्केन मत, वो एल्कीन हो एल्काइन हो कुछ भी हो, कितने भी पाई बॉन्ड क्यों ना हो, एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सबको क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। ग्लूकोज को क्या बना देगा? हेक्सेन बना देगा। ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद करने का तरीका देखिए। LiLH4 क्या है बताइए? LiLH4 को छोड़ में हम लोग याद करेंगे LAH। क्या याद करेंगे? LAH। LAH बोले तो लाहा। क्या बोलेंगे? लाहा। ऐसे ही आपको याद करना है, लाहा। क्या इस लाहा को ध्यान दे देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लाहा। तो बताओ, क्या सारे फंक्शनल ग्रुप इसको देख के क्या बोलेंगे? आहा। क्या बोलेंगे? तो आप मुझे ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा बताओ ये फंक्शनल ग्रुप बोलेगा तो आपको बोला है आप बोलेगा, हाँ बोलेगा, मतलब क्या ये इसको रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला लाहा। क्या बोला? लाहा। लाहा बोले तो LiLH4। क्या बोले? LiLH4। तो सारे फंक्शनल ग्रुप इसको देखे क्या बोलेंगे? आहा। बताओ, क्या एसिड हैलाइड बोलेगा? क्या क्या बोलेगा? क्या एल्डिहाइड बोलेगा? क्या कीटोन बोलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा? एस्टर, ओ सॉरी, एस्टर है, एसिड है, हाइड्राइड है, एस्टर। क्या लिखा है? साइनाइड। बोलेगा क्या? किसको देख के बोलेगा? लाहा। लाहा बोले तो LiLH4। इसको देख के बोलेगा क्या? क्या इसको देख के बोलेगा? क्या इसको देख के बोलेगा? क्या? हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग का लेकिन आवाज बहुत डाउन है भाई, मजा नहीं आता है मुझे। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा तेज बोलना है भाई। तुम शर्म करते हैं क्या? स्टूडेंट का क्या ही शर्म है भाई, कुछ इज्जत है ही नहीं लाइफ में। कब बन जाएगी? जब आप एक डॉक्टर बन जाएंगे तब, अभी तो कुछ नहीं है। तो तुम वो शर्म करते हैं, नहीं मेरा तो इज्जत बहुत है। अरे भाई लेके क्या करेंगे, है कि नहीं? वो इज्जत बोलिए भाई, बोलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है बोलिए जल्दी से। एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, साइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाम क्या होगा? अमाइड। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा बताओ, क्या यहाँ में क्या लिखा है? ऑक्सीजन। क्या लिखा है बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन LiLH4 को देखेगा, बोलेगा? बोलेगा क्या? बोलेगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। अगर एसिड हैलाइड की रिएक्शन अगर LiLH4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो सिखाया जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्या बनेगा? अल्कोहल। बताओ, क्या यहाँ में कार्बन ऑक्सीजन है? क्या क्या सेम सेम ही है, डिफरेंट ही है? सेम ही है।
पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। क्या ये LiLH4 को देख के हाँ बोलेगा क्या? क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल। किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल। इस किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल। अब देखो यहाँ में क्या आ चुका है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? अमाइन में कन्वर्ट करेगा। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए तो अमाइन में कन्वर्ट करता है। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ जाए तो अमाइन में कन्वर्ट करेगा। अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। क्या आप समझ पाए? अरे इससे रिएजेंट याद हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो लिखना तो सिखा दिया जाएगा, लेकिन क्या बनेगा वो तो मालूम हो गया ना। तो अगर हम बात करें भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन LiLH4 से कराएंगे, क्या बन जाएगा? एल्कोहल। वो एल्कोहल प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा, वो डिपेंड करता है। वो रिएक्शन जब कराए जाएंगे तो सिखाए जाएंगे, लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए बनेगा क्या? एल्कोहल। क्या समझ पा रहे हैं? तो क्या हो गया? LiLH4 क्या खत्म हो गया भाई? LiAlH4। कॉपी करिए। तो लेकिन मजा से रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो एक ड्रॉबैक है। ये बताओ क्या है? ये सब कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। एनपी बोले तो नॉन पोलर, एनपी बोले तो नॉन पोलर, एनपी नॉन पोलर। देखिए पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड होगा? पोलर होगा तो पोलर पाई बॉन्ड का मतलब डिफरेंट क्या होना चाहिए? EN होना चाहिए। डिफरेंट EN मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, मतलब दोनों एटम का डिफरेंट EN होना चाहिए। बताओ NO2 का फोटो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। NO का फोटो डबल बॉन्ड, NH2 का फोटो सिंगल, OH का फोटो सिंगल, CHO का फोटो डबल, कीटोन का फोटो डबल, एसिड का फोटो डबल, एस्टर का फोटो डबल, CN का फोटो ट्रिपल, NC का फोटो ट्रिपल। ठीक है, कॉपी हो गया है? कॉपी हो चुका है ये? ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो यहां में लिखा है, बताओ इसको क्या करेगा? क्या ये फंक्शनल ग्रुप देखेंगे? क्या ये LiLH4 को देख के हाँ बोलेगा क्या? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन। लेकिन याद रखना है कि LiLH4 एल्कीन और एल्काइन को कुछ नहीं कर पाता है, सबको कर देता है जो पोलर पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और मैं देखो 3 रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करा दिया था। अगर मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? NaBH4, LiLH4? LiLH4। NaBH4 सिर्फ कितनों को करता है? 3। आंसर इज एसिड, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। लेकिन हमारा LiLH4 बहुत सारा को करता है, सिर्फ किसको नहीं करता है? आंसर इज एल्कीन और एल्काइन। लेकिन एल्कीन और एल्काइन को कौन कर देगा? HI रेड फास्फोरस। कौन कर देगा? HI रेड फास्फोरस। एक और पॉइंट जल्दी से लिख के आज की क्लास को यही में खत्म करा जाए। क्या समझ पा रहे हैं भाई? कॉपी हो चुका है क्या ये? ठीक है, सबका नाम याद होता है क्या? ठीक है, नाम याद होना चाहिए भाई, फोटो याद होना चाहिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, एक बार जल्दी से बोलेंगे ना। फरहान वाला, चलिए उसका सेकंड पॉइंट, एक तो प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। कौन प्लस आई, कौन माइनस? मैंने कुछ भी नहीं बताया, जब वहां पे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बोलो, क्लियर है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या था? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको याद करना है, क्या याद रखना है? देखिए भाई, जैसे अगर मान लो यहां में लिखा है, अभी देखिए इधर, जैसे अब देखिए इसका नाम है इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अगर OH होता है तो नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब H हटा देंगे तो नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेट। क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट बोले तो एसिड से H हटाना है तो नेगेटिव बचेगा, कार्बोक्सिलेट होगा। बताओ ये ध्यान दीजिए, क्या ये करीना को देखिए, और वो करीना कितनी करीना से जुड़ी है भाई? 3। तो बताओ ये 3 डिग्री करीना है क्या? बताओ ये कितनी डिग्री करीना है?
2 डिग्री। और ये करीना देखिए एक करीना से जुड़ी है तो नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी करीना। इसका नाम क्या है, CD3। क्या नाम हो जाएगा, CD। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है, क्या है, CD3। इसका नाम CH3, CD3CH3। तो कैसे याद करेंगे, देखिए NH का मतलब इसको एक साथ में याद करेंगे, नो। क्या याद करेंगे, नो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्या नाम हो जाएगा, नो। NH माइनस O माइनस, क्या है भाई, NH माइनस O माइनस। इसको क्या एक साथ में याद करेंगे, नो। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेट। तो तीनों का क्या याद हो जाएगा, नो कार्बोक्सिलेट। क्या नाम हो गया, नो कार्बोक्सिलेट। इसको क्या बोला जाएगा, 3-2-1। क्या बोला जाएगा, 3-2-1। तो क्या नाम याद हो गया, एक साथ में बोलो, नो ऑक्सिलेट 3-2-1 CD3CH3। ऐसे याद करना है। और भाई कैसे, अगर मैं बोलूंगा नो ऑक्सिलेट तो आपको बोलना है 3-2-1। चलिए, नो ऑक्सिलेट 3-2-1 CD3CH3। कॉपी करिए, नो ऑक्सिलेट CD3CH3। ये सब आगे चल के इसी को हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, अभी केवल आपको याद रखना है, नो ऑक्सिलेट 3-2-1 CD3CH3 याद रहेगा, और नाफरान और 3 रिएजेंट। ठीक है, ये जो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।